सभी को नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में। और आज हमारे साथ में बांसवाड़ा डूंगरपुर के ही पहले सांसद प्रत्याशी रहे और फिर डूंगरपुर से अभी बीएपी पार्टी के बैनर तले एमएलए प्रत्याशी रहे श्री कांतिलाल जी रोत। और पार्टी के लिए और समाज परिवार के लिए इन्होंने अपने जान जोखिम में डाल करके बहुत सारा हर हमेशा काम किया है। वो हमारे साथ में मौजूद है और हम बांसवाड़ा में अभी इस वक्त हैं, अनुसूचित क्षेत्र के आरक्षण महासम्मेलन की रैली में है। तो सर, जैसा कि अभी हमने सर गरासे साहब से भी पूछा, आपसे भी यही सवाल कि जैसा अभी अनंत हेगड़े जो हैं अपन आरक्षण के लिए बात कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं और हर बार अपन अपने पार्टी के नेता भी सदन में दहाड़ दहाड़ के आवाज लगाते हैं और अनंत हेगड़े हम 400 पार अगर सीट लाते हैं तो संविधान में संशोधन करेंगे। इसके बारे में क्या कहना सर? हम तो अनंत हेगड़े को ही संशोधन करना चाहते हैं। अनंत हेगड़े ही संविधान में नहीं, वहाँ संसद में नहीं रहना चाहिए। हम देश की जनता से कहना चाहते हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, जनरल हो, कोई भी हो, आज देश संविधान से चल रहा है और अनंत हेगड़े संविधान की अवहेलना कर रहा है। हम आपके चैनल के मार्फत से कहना चाहते हैं कि अनंत हेगड़े के ऊपर एंटी संविधान का कानून लगाकर उसको ऊपर मुकदमा ठोक कर आज जेल में डालना चाहिए, ताकि देश में ऐसा संविधान के बारे में कोई गलत बात नहीं कह पाए। सभी लोग कांग्रेस के भी कह रहे हैं और अन्य जो पार्टियां हैं यहाँ कह रहे हैं कि अपने बीजेपी वाले भी कह रहे थे पहले कि मनोजीत मालविया जो है ये ईडी के दबाव में जाकर के बीजेपी ज्वाइन करी और उनके जो बयानबाजी आती है वो कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ मोदी के विजन से प्रभावित होकर जाता हूँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, मनोजीत मालविया का जो उनका व्यक्तिगत रवैया रहा होगा, क्या रहा क्या नहीं रहा, मुझे इसके बारे में पता नहीं। केनाल के घोटाले में कितना माल खाया, कितने मालामाल हुए, वो तो वो जाने और उनकी पार्टी के पदाधिकारी जाने, क्योंकि पहले कांग्रेस में थे, वो लोग जाने। और उनका कहना है कि भाई नरेंद्र भाई मोदी के विजन से मैं प्रभावित हुआ और गया। तो भाई उस समय भी नरेंद्र भाई मोदी थे जब आप लोग विधानसभा चुनाव लड़े, पहले वाले अभी वाले, तो उस समय प्रभावित क्यों नहीं हुए? अब क्या लोगों को एरा गेरा समझ रखा है क्या? लोग क्या पागल है क्या? पहले कहते थे हमने ये कर दिया, कांग्रेस हमारी माँ बाप है, ऐसा बोल बोल के हमारे लोगों को गुमराह कर करके हमारे लोगों को मूर्ख बनाकर सारे वोट ले गए और 2 बार मंत्री रहे, 1 बार सांसद रहे और उनके घर में जिला प्रमुख है, प्रधान रहे, सरपंच रहे। तो उस इलाके में दूसरा कोई आदिवासी नहीं है, इसलिए उनका व्यक्तिगत मामला है, कितना खाया कितना पिया वो जाने। और ईडी का डर था, क्या डर था, लेकिन वो नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुआ उनका कहना मेरे हिसाब से और हमारे आदिवासी इलाके के हिसाब से और पूरे उत्तर प्रदेश के इलाके के और मैं 15 करोड़ आदिवासियों के हिसाब से मैंने कहना चाहता हूँ, ये सरासर गलत बोल रहे हैं। आप बाकी सब न्यूज पे देख रहे हैं कि अन्य लोग भी जैसे माइनॉरिटी कास्ट से हैं और भी कास्ट के लोगों से अपन संपर्क करें तो वो लोग प्रभावित होकर के आदिवासी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ओबीसी और अन्य कास्ट से भी अपन क्या कन्विंस कर पाएंगे कि इन लोगों को अपन अपने तरफ आकर्षित कर पाएंगे? देखिए, ओबीसी को सबसे पहले हम लोग कन्विंस कर रहे हैं कि आपका मंडल कमीशन है, उस मंडल कमीशन को उन्होंने बेकार सा कर दिया है। और मुस्लिमों का भी जो सच्चर कमेटी है वो उनको बेकार सा कर दिया है। दलितों का जो संविधान, जो दलितों का जो अधिकार दिए रखे उनको बेकार सा कर दिया है। तो मंडल कमीशन का जो ओबीसी का है वो उन्होंने खत्म सा कर दिया। इसलिए ओबीसी को सबसे पहले सोच कर लेना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि आदिवासियों का नंबर है मार कुटाई का, अभी मार कुटाई देश में आदिवासियों की चल रही है। उसके साथ साथ में आपका दलितों की मार कुटाई चल रही है, घोड़ी से उतारा जा रहा है, पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, साथ में पढ़ाई नहीं होने दी जा रही है। उसके साथ साथ में माइनॉरिटी की कुटाई हो रही है। माइनॉरिटी को कहीं जाते तो क्या गंदी गंदी गालियां फप्तियां सब कसी जा रही है। तो मैं ओबीसी को कहना चाहता हूँ हमारा सबका नंबर आ गया। अब दूसरा नंबर जस्ट आपका देश के जितने भी ओबीसी है उनका नंबर है। और जो देश में हुक्मरान है, सत्ताधारी लोग हैं, वो आपको कहीं न कहीं टारगेट बनाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी के सूर्यास्त होते ही आपकी कुटाई का समय चालू हो जाएगा। इसलिए सुधर जाइए और भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ जाइए और हम लोग यही कह के उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सर आप बहुत अनुभवी है और कई आप मतलब कॉलेज टाइम से आप राजनीति में काम कर रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि अगर राजकुमार जी के सामने जैसे और भी कांग्रेस का भी नहीं मालूम है और ये त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो क्या स्थिति बनने वाली है? हम जीतेंगे। कितने वोटों से? वो तो कह नहीं सकते, 1 वोट से भी जीत सकते, 1 लाख से भी जीत सकते। और सीपी जोशी 1 वोट से हारा था ऐसा कह रहे हैं, लेकिन लास्ट में वो कोर्ट ने उसको जिता दिया। मैं जब चुनाव लड़ा था, मैंने जो बीज बोया है पूरे इस लोकसभा बांसवाड़ा के अंदर, वो तो मैंने पर्सनल बीज बोया है। लेकिन मैंने जो बीज बोया है
मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जो प्रदेश के अंदर जो आज हमारी स्थिति एक्सीडेंट होने के बाद में कुछ हल्की फुल्की टूटी फूटी है, तो वो एक बीज अपने तरीके से लगाया है। वो बीज आज अंकुरित हो रहा है और वो अंकुरित बीज आज हो सकता है राजकुमार के रूप में उग कर वो फल सारी जनता खाए, आपके बांसवाड़ा की लोकसभा की, और वो फल और वहां पेड़ जाकर वहां जाके अपना वर्चस्व और फल वहां दिखाया कि ये देखो हमने फल लगा दिए हैं, और आपकी लोकसभा में वो फल जाके गिरना चाहिए, ताकि टेबल पे धाम देके बढ़ना चाहिए और इस इलाके में छिलके छिलके उड़कर हमारे टेबल पे आके गिरे और हम उस फल को खाएं। डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से तो प्रत्याशी का अनाउंस कर दिया, और क्योंकि आप पार्टी के फाउंडर मेंबर है और सीनियर मेंबर हैं, तो आपको अन्य संसदीय क्षेत्रों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में कहाँ उम्मीदवार के कुछ नाम अभी अनाउंस करना बाकी है या कर दिए? देखिए, हम लोगों ने मध्य प्रदेश के 2 या 3 इलाके में हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। बिल्कुल हमारा सटा हुआ ये रहा सेलाना रतलाम हरिदासपुर जागुआ वाला, उसके बाद में टंटिया भील की जन्मस्थली खंडवा खरगोन वाला, ये धार वाला इलाका, और उसके बाद में हमारा सटा हुआ इलाका गुजरात का ये दाहोद है ना, दाहोद पंचमहाल, महिसागर, और ये सरदार भील का सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला इलाका है, वो वाला इलाका। छोटा उदयपुर हो गया, नहीं भरूच वाला तो हो गया, भरूच भी लड़ाएंगे हम लोग। और महाराष्ट्र में हम लोग नंदुरबार और गढ़चिरौली का लड़ने का सोच रहे हैं। इसके बाद में हम लोगों ने आंध्रा में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में भी हम लोग चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। तो कमलेश्वर जी के लिए बोलना चाहूंगा मैं कि कमलेश्वर जी, अभी ना उनका बयान था कि बीजेपी मेरे ऊपर केस करवा रही है और जबरदस्ती झूठे मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। सर, बीजेपी तो एक नंबर की झूठी पार्टी है, आदिवासियों को परेशान कर रहा है। कमलेश्वर को पहले चुनाव नहीं थे उसमें परेशान किया, तड़ीपार किया, और उसका जवाब सैलाना की जनता ने मुंह तोड़ दिया और कमलेश्वर को भोपाल भेज दिया। और आज की तारीख में हम लोग निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हमारा नेटवर्क को फैला रहे हैं, और आने वाले समय में आज कमलेश्वर अकेला है, आने वाले समय में हम लोग सब मिलके काम करेंगे और भोपाल के अंदर हम लोग 15 लोग भेजेंगे। तब लोग बीजेपी के लोग हमारे पास, हमारे विली भाषा में कहते हैं ओंगड़े पड़ते आएंगे और कहेंगे कि हमारी सरकार बनाने में हमको सहयोग करो। ये कोई गाली नहीं है, नहीं विली भाषा का एक वर्ड है। नहीं। तो झुक के आएंगे, तो हमारे विली भाषा में ओंगड़े पड़ते आएंगे सके, तो आएंगे ओंगड़े पड़ते हुए, तो हम लोग तब कहेंगे कि भाई हमारे कमलेश्वर को परेशान कर रहे थे आप लोग, इसलिए हम सोचेंगे कि आपको समर्थन देना है कि नहीं देना है। और अभी भी हमारा ये है कि लोकसभा के अंदर भले हमने डूंगरपुर का और बांसवाड़ा का हमने अनाउंस कर दिया है, लेकिन अभी भी हम लोग इंडिया अलायंस का इंतजार कर रहे हैं कि हमको कितनी सीटें मिल सकती है। बांसवाड़ा वाली तो हमने कर दी, वही तो हमारी होगी फिक्स। लेकिन अभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में एक एक सीट अगर हमको मिल जाती है, तो हम लोग ये और उदयपुर की सीट को देखते हुए हम लोग अलायंस का भी सोच सकते हैं। हमने अभी तोड़ा नहीं है, वो अभी जारी है, लाइन चालू है, चर्चा जारी है, और कांग्रेस के नेताओं से बातचीत चालू है। इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे बातचीत चालू है, जारी है, और निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस के नेताओं से बातचीत चल रही थी, मतलब क्या उनसे समर्थन मांगेंगे या समर्थन देंगे, किस तरह की बातचीत? देखिए, बातचीत ऐसा है कि ये बांसवाड़ा की सीट पे तो कांग्रेस का प्रत्याशी खत्म, यहाँ तो राजकुमार ही चुनाव लड़ेगा बाप पार्टी से। और उदयपुर के अंदर हम लोग सोचेंगे कि भाई आप लोग को क्या करना है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और चित्तौड़ की सीट पे भी हमारा वर्चस्व है, नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ 35% वोट आदिवासियों के हैं। और आपका जो सिरोही और जादौर का है, उसके अंदर भी हमारा वर्चस्व है। और मैंने अभी भाषण में बोला था कि जोधपुर संभाग के अंदर 4 से 5 लाख भील लोग रहते हैं, तो उन लोगों को हम लोग कन्विंस करेंगे कि हम लोग, आप हमारे साथ में जुड़ के रहिए, हम आपको अधिकार दिलाएंगे। अगर वो बिल हमारे साथ हमारी बात मानी, तो निश्चित रूप से हम कांग्रेस को भी हरा सकते हैं, बीजेपी को भी हरा सकते हैं, बीजेपी को भी जिता सकते हैं, कांग्रेस को भी जिता सकते हैं। ये आने वाले समय हम लोग कर सकते हैं, इसलिए इनको तो हमारी बात माननी पड़ेगी आने वाले समय के। तो अभी 2-3 दिन बाद तो आचार संहिता लगने वाली, तो अपने पार्टी के आचार संहिता से पहले सभी जो ये कैंडिडेट है उनका नाम अनाउंस करेगी या फिर बाद में कब करेगी? नहीं,
आचार संहिता लग जाए तो क्या फर्क लगने दो यार, आप कैंडिडेट करने में तो आचार संहिता थोड़ी लग रही है। कैंडिडेट तो कभी नहीं, पर सभी पार्टियों को मतलब बहुत ज्यादा वेट है कि अभी 2-3-4 महीने पहले की पार्टी एकदम धमाल मचा रही है, तो क्या होने वाला है ऐसा? नहीं, हम लोग कुछ सीटें ऐसी रखेंगे, उनको भी ऐसा झटका देने के लिए रखेंगे। यार ये लोगों ने झटका दे दिया तो कुछ सीटें हम भी कम रखेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, जोहार।